ओम नारायण 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 नारायण। सभी मित्रों को राम राम। दोस्तों, 2 दिन पहले ही स्क्विड गेम के हमारे फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में मैंने प्राइवेटाइजेशन वर्सेस नेशनलाइजेशन पर संक्षेप में चर्चा की थी। और उसके अगले ही दिन यानी कल ही ये न्यूज़ निकलकर सामने आई कि टाटा समूह ने एयर इंडिया को फिर से अपने नियंत्रण में ले लिया है। एयर इंडिया की घर वापसी हो गई है, ऐसा भी हम कह सकते हैं। तो मुझे लगा कि अब इस पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है। आपने देखा हो कि पिछले लगभग 1-2 वर्षों से हमारे देश के जितने भी कम्युनिस्ट है, तथाकथित लिबरल्स है, तथाकथित सेक्युलर्स है, वो बार बार ये कहते रहते हैं कि भाई मोदी सरकार देश को बेच रही है। यानी मोदी सरकार जो निजीकरण को बढ़ावा दे रही है, सोशलिस्ट पॉलिसीज को छोड़कर देश के विकास के बारे में जो मोदी सरकार सोच रही है, प्राइवेटाइजेशन को जो बढ़ावा दे रही है, उसको लेकर हमारे देश के कम्युनिस्ट तथाकथित लिबरल्स वगैरह कहते रहते हैं कि भाई मोदी सरकार देश को बेच रही है। तो इसी कारण से आज इस विषय पर थोड़ा सा विस्तार से चर्चा करना आवश्यक है। देखिए, मैं यहां पर कोई थियरी में नहीं जाने वाला हूं। थियरी तो आप भी गूगल करके इंग्लिश में, हिंदी में, आपको जिस भाषा में पसंद है उस भाषा में थियरी आप पढ़ सकते हैं गूगल पर। तो थियरी वगैरह के बारे में हम बात नहीं करने वाले हैं। एक नॉर्मल जो प्रैक्टिकल बातें होती है, कॉमन सेंस की जो बातें होती है, उस पर एक देश के आम नागरिक की तरह मैं इस विषय पर आप सबके साथ में चर्चा करने वाला हूं। देखिए, मैंने आपको स्क्विड गेम के हमारे फिलोसॉफी एक्सप्लेनेशन वाले वीडियो में भी और उसके पहले भी 1-2 बार मैंने आपको बताया हुआ है कि जो सोशलिस्ट पॉलिसीज होती है, जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी होती है, वो कर्म के सिद्धांत में बिलीव नहीं करती है। उनके अनुसार जितने भी जो कंपनीज होते हैं, जो उद्योग वगैरह होते हैं, जो इंडस्ट्रीज वगैरह होती है, उनको गवर्नमेंट को अपने कंट्रोल में ले लेना चाहिए, उन सबका नेशनलाइजेशन हो जाना चाहिए। ऐसा सोशलिस्ट सिस्टम, सोशलिस्ट पॉलिसीज आइडियोलॉजी ऐसा कहती है। अब एक सिंपल सी कॉमन सेंस की बात है। आप देखिए दोस्तों, ये जो टर्म्स होते हैं उनकी थियरी वगैरह छोड़ दीजिए। टर्म्स तो सभी के बहुत बढ़िया होते हैं, जैसे कि कम्युनिज्म, सोशलिज्म, लिबरलिज्म, सेक्युलरिज्म, फेमिनिज्म, इन सब के अर्थ, इनकी थियरी, ये बहुत मीठे मीठे हैं, बिल्कुल बहुत सुंदर सुंदर इनकी थियरीज हमें लगती है। पर इन्हीं टर्म्स की आड़ में आज पूरे विश्व में क्या हो रहा है, ये आज हम सब देख रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए थियरी को साइड में रखिए और एक प्रैक्टिकली आप सोचिए कि किसी भी बिजनेस का जब नेशनलाइजेशन होता है, सरकार उसको अपने कंट्रोल में ले लेती है, तो क्या वो बिजनेस कभी ग्रो कर सकता है? क्या वो कंपनी कभी ऊपर उठ सकती है? ये किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार से पॉसिबल ही नहीं है। क्योंकि जब सरकार अपने नियंत्रण में किसी कंपनी को लेती है, तो सरकारी कोई व्यक्ति उस कंपनी के मैनेजमेंट को देखेगा, मैनेजमेंट में जाएगा, तो वो कभी भी कंपनी के विकास के बारे में नहीं सोचेगा। वो अपनी जेब भरने के बारे में सोचेगा, वो भ्रष्टाचार करेगा। और दूसरी बात जो वो सोचेगा वो है वोट बैंक के बारे में कि भाई दोबारा मुझे सत्ता में आना है ना, दोबारा अगर उसे भ्रष्टाचार करना है, अपनी जेब भरनी है, मलाई खानी है, जो भी कारण हो, वो अगर उसे करना है तो दोबारा उसे सत्ता में आना पड़ेगा। और सत्ता में आना है तो वो क्या करेगा? जो गवर्नमेंट के अंडर आते हैं, जो पब्लिक सेक्टर्स वगैरह हैं, जिनको नेशनलाइज किया गया है, वहां पर वो लोगों से कहेगा कि भाई यहां पर हम सरकारी नौकरियां बढ़ाएंगे, आपको ढेर सारी सरकारी नौकरियां देंगे, हम इन चीज़ों के दाम कर देंगे, सस्ते में ये सारी चीज़ें हम देंगे। तो वो क्वालिटी पर ध्यान नहीं देगा, लोगों को अच्छे प्रोडक्ट्स मिले इस पर वो ध्यान नहीं देगा, वो फ्री मार्केट नहीं देगा लोगों को, ओपन मार्केट वो नहीं रखेगा। सब कुछ वो ऑलरेडी नेशनलाइज हो चुका है, सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया है, तो वो लोगों को बस सरकारी नौकरियों को लालच देगा, चीजों को सस्ता करने का लालच देगा, या फ्री में रेवड़ियां बांटने का वो लालच देगा। क्या इससे किसी कंपनी का विकास हो सकता है? क्या वो कंपनी कभी आगे बढ़ सकती है? ये किसी भी कंडीशन में पॉसिबल ही नहीं है। अगर बिना आवश्यकता कि बस सरकारी भर्तियां की जाए, बस सरकारी नौकरियां दे दी जाए, जहां पर आवश्यकता नहीं उससे ज्यादा लोगों को वहां रखा जाए, क्वालिटी पर ध्यान ना दिया जाए, अच्छे प्रोडक्ट्स ना बनाए जाए, प्रोडक्ट्स के दाम कम कर दिए जाए, तो कंपनी को प्रॉफिट नहीं होगा, सरकारी तिजोरी में पैसा तो आएगा नहीं, प्रॉफिट नहीं होगा तो। और ऊपर से लोगों के जो मासिक वेतन है या जो वो तो सरकार को देना ही देना है, तो बस खर्चा ज्यादा होता रहेगा, तिजोरी खाली होती रहेगी, कंपनी को कोई प्रॉफिट नहीं होगा, और ऐसा करते करते देश एक आर्थिक संकट में चला जाएगा। ये बिल्कुल कॉमन सेंस की बात है। इसके कई सारे उदाहरण आप विश्व में देख सकते हैं। सबसे हाल ही का अभी के समय का जो उदाहरण है वो वेनेजुएला का है। वहां पर भी इसी प्रकार की सोशलिस्ट पॉलिसीज के कारण वहां की जो सोशलिस्ट गवर्नमेंट है, उन्होंने कई सारे अलग अलग ऐसे जो एक्ट्स वगैरह लाकर सारी जो प्राइवेट कंपनीज थी, इंडस्ट्रीज थी, उनको सरकार के अंडर ले लिया। बहुत ही गिनी चुनी ऐसी कुछ प्राइवेट कंपनीज बच गई। अब सरकार ने जब उन प्राइवेट कंपनीज को अपने अंडर ले लिया, तो वहां पर सरकार का मैनेजमेंट है, वहां पर भ्रष्टाचार ऑब्वियसली होगा ही, फिर सरकारी नौकरियां, कम रेट में वो चीजें लोगों को देना। इसके अलावा
सोशलिस्ट पॉलिसीज के अनुसार वो लोगों को दूध से लेकर के, राशन से लेकर के, टॉयलेट पेपर से लेकर के जितनी भी जीवन आवश्यक वस्तुएं हैं वो लोगों को फ्री में बांटना, बहुत कम दामों पर बांटना। तो ये करते 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 सरकारी तिजोरी खत्म होती गई, अर्थव्यवस्था को चलने के लिए कोई जगह ही नहीं बची, पैसा आना सरकार के पास में बंद हो गया, पूरी तरीके से वो देश टूट गया, अंतर्गत से बिखर गया। एक इकोनॉमिक क्राइसिस हमने वहां पर देखा, जिस कारण से भूखमरी से कई सारे लोगों की, हजारों नहीं लाखों लाखों लोगों की वहां पर मृत्यु हुई, लोग वहां से पलायन करके चले गए। यह है सोशलिस्ट सिस्टम। इससे किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार से कभी भी विकास हो ही नहीं सकता। इसके बिल्कुल विरुद्ध, अपोजिट, अगेंस्ट, अगर आप प्राइवेटाइजेशन को देखेंगे, जिसको वो कैपिटलिस्ट सिस्टम कहते हैं, वहां पर एक ओपन मार्केट है, फ्री मार्केट होता है और सरकार का नियंत्रण कम से कम होता है बिजनेस में। सरकार केवल एक अच्छा शासन देती है, एक गुड गवर्नेंस देती है, लोगों को सुरक्षा देती है, पर वहां पर लोगों के बिजनेस में, लोगों के निजी जीवन में वो हस्तक्षेप नहीं करती है। लोग अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से वो अपने बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, उसको ग्रो कर सकते हैं। सरकार का कम से कम वहां पर हस्तक्षेप होता है, जिस कारण से लोगों को अपने खुद का विकास करने का एक वहां पर अवसर मिलता है। और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात, जब कोई व्यक्ति अपने मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपनी लगन से, अपने खून पसीने की मेहनत से जब वो किसी बिजनेस को खड़ा करता है, किसी कंपनी को वो खड़ा करता है, तो वो अपना 100% वहां पर देता है। वो अपने कंपनी के विकास के बारे में सोचता है। अगर उसे ग्रो करना है तो लोगों को उसे अच्छा प्रोडक्ट देना होगा, अच्छी सर्विस देनी होगी, अच्छी क्वालिटी देनी होगी। अगर वो इन बातों को मेंटेन रखता है कि भाई एक रिजनेबल रेट पर, कम से कम दाम पर लोगों को अच्छी सर्विस देते हुए, अच्छे प्रोडक्ट्स देते हुए, अच्छी क्वालिटी देते हुए अगर वो अपने प्रोडक्ट्स लोगों के सामने रखते जाता है तो उसकी कंपनी ग्रो करेगी। अगर वो लोगों को ठगते जाएगा, धोखाधड़ी करते जाएगा, अच्छे प्रोडक्ट्स नहीं देगा, अच्छी सर्विस नहीं देगा, अच्छी क्वालिटी नहीं देगा, तो कितनी भी बड़ी धोखाधड़ी करके थोड़े समय के लिए वो ऊपर जाते हुए हमें दिखाई दे सकता है। पर हमने देखा है कि बड़ी से बड़ी कंपनीज भी अच्छी सर्विस ना देने के कारण, अच्छे प्रोडक्ट्स ना देने के कारण, रिजनेबल रेट ना रखने के कारण, दाम बढ़ाने के कारण बड़ी से बड़ी कंपनीज भी धाराशायी हो जाती है। तो वो अगर अच्छी सर्विस देगा तभी वो ग्रो कर पाएगा। तो जब तक वो कंपनी प्राइवेट है, निजी है, तब तक ही उसका विकास संभव है। पर अगर उसका नेशनलाइजेशन कर दिया जाए, उसे पब्लिक सेक्टर में लाया जाए, गवर्नमेंट उसे अपने कंट्रोल में ले, तो किसी भी कंडीशन में, किसी भी प्रकार से उसका विकास संभव ही नहीं है। अब एयर इंडिया की अगर हम बात करें तो जीआरडी टाटा जी ने 1932 में टाटा एयरलाइंस की स्थापना की थी। एयर इंडिया का पहले नाम टाटा एयरलाइंस था। उसके बाद में 1951 में उस समय की सरकार, तत्कालीन सरकार ने इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट लाया था और उस एक्ट के अंतर्गत स्टील हो, माइनिंग हो, मशीन टूल्स हो, वाटर हो, टेलीकम्युनिकेशंस वाली कंपनीज हो, इंश्योरेंस हो, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स हो, या और भी कई सारी छोटी बड़ी जो ऐसी इंडस्ट्रीज है, उसे तत्कालीन सरकार ने इस एक्ट को जो 1951 में लाया गया था, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट रेगुलेशन एक्ट, उसके अंतर्गत ऐसी कई सारी अलग अलग छोटे मोटे इंडस्ट्रीज को सरकार ने अपने कंट्रोल में ले लिया था। उन्हें पब्लिक सेक्टर, प्राइवेट से पब्लिक सेक्टर में वो इन इंडस्ट्रीज को लेकर के आए थे। और उसके बाद 1953 में ये जो टाटा एयरलाइंस है उसे भी सरकार ने अपने हाथों में ले लिया था। हालांकि टाटा समूह ने उस समय भी इसका विरोध काफी करने का प्रयास किया था, पर उस समय ऐसा उसे सरकार ने उस समय अपने हाथों में ही ले लिया था। और उसके बाद से धीरे 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 एयर इंडिया बस घाटे में ही जाती गई। अब ये जो स्वतंत्रता के बाद में, देखिए हमारे देश में डायरेक्टली तो कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स का कभी शासन रहा नहीं है, कम्युनिस्टों का डायरेक्टली तो कभी शासन रहा नहीं है, पर कुछ ऐसे शासकों का शासन रहा है जिनका एक सोशलिस्ट माइंडसेट था और उन्होंने सोशलिस्ट पॉलिसीज को ही यहां पर लागू करने का प्रयास किया, सोशलिस्ट पॉलिसीज को ही उन्होंने यहां पर लागू किया। और उनके इन सोशलिस्ट पॉलिसीज के कारण 1990 के दशक तक, 1990 आने तक देश एक भयानक आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंच गया था। एक इकोनॉमिक क्राइसिस की स्थिति थी 1990 के समय तक। अब इसके बारे में गूगल पर पढ़ सकते हैं। और 1990 तक आप लाइसेंस राज के बारे में पढ़िए, जैसे ब्रिटिश राज था उससे कंपेयर किया जाता है 1990 तक के समय को, स्वतंत्रता के बाद से 1990 तक के समय को एक लाइसेंस राज का समय कहा जाता है। इतने सारे इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थे, रूल्स एंड रेगुलेशंस थे। आप लाइसेंस राज के बारे में पढ़िए। अगर किसी भी उद्योजक को कोई प्रोडक्ट प्रोड्यूस करना, अगर उस समय अगर वो सोचता था तो उसके लिए बिल्कुल ही असंभव जैसा था। इतने सारे लंबी, बहुत ही कठिन ऐसी प्रोसेस के थ्रू उसे जाना पड़ता था कि उसके लिए एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करना बिल्कुल ही असंभव सा हो गया था। और ज्यादातर कंपनीज ऑलरेडी पब्लिक सेक्टर में सरकार लेकर के चली गई थी। और एक सिंपल सी बात आप देखिए दोस्तों, सरकार अगर ज्यादा से ज्यादा कंपनीज को अपने हाथ में ले लेती, जैसे कि मैंने वेनेजुएला का आपको उदाहरण दिया, तो वहां पर सरकार ने कई सारी कंपनीज को अपने कंट्रोल में ले लिया था। और अब जो कुछ गिनी चुनी ऐसी कंपनीज बची भी थी
वो उन सरकारी कंपनी से रेट में कंपटीशन तो नहीं कर सकती ना। सरकार तो भाई सरकारी नौकरियां भरती जाएंगी और उन चीज़ों के दाम कम करती जाएंगी, तो सरकार जो कंपनीज उन प्रोडक्ट्स के दाम कम करती जा रही है और उसके अगेंस्ट कुछ प्राइवेट कंपनीज गिनी चुनी बची भी है, तो वो उन दामों के साथ, उन रेट्स के साथ कंपटीशन नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो जो प्राइवेट कंपनी जो चला रहा है उसे अपना वेतन देना है, अपनी जेब से वेतन देना है, कंपनी को प्रॉफिट में लेकर के आना है और उन प्रॉफिट के थ्रू वो अपनी कंपनी को ग्रो करना चाहता है। तो वो एकदम सरकार जिन रेट्स पर वो चीज़ें दे रही है उसके साथ वो कंपटीशन नहीं कर सकता है। तो ऐसे जो कुछ बचे थोड़े बहुत प्राइवेट कंपनीज होती भी है तो वो सोशलिस्ट सिस्टम में टिक नहीं पाती है, वो बर्बाद हो जाती है। तो 1990 तक की जो लाइसेंस राज का समय था, जिसे रेड टेप वगैरह भी कहा जाता है, जो इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस थे, इतने सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उस कारण से देश एक भयानक आर्थिक संकट की स्थिति में पहुंच गया था। उसके बाद 1991 में जब पीवी नरसिम्हा राव जी की सरकार आई, उसके बाद एक इकोनॉमिक रिफॉर्म की शुरुआत हुई। उसे 1991 के इकोनॉमिक रिफॉर्म कहा जाता है, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन कहा जाता है, जो पीवी नरसिम्हा राव जी के कारण ही सफल, उनके दूरदृष्टि के कारण ही वो हो पाया। 1991 के ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स थे, उन्होंने एक टर्न दे दिया देश को, एक आर्थिक विकास को एक गति मिली पीवी नरसिम्हा राव जी के कारण। उन्होंने ये जो लाइसेंस राज था उसे जितना हो सके खत्म करने का प्रयास किया, लोगों को बिजनेस करने में, उद्योग करने में आसानी हो, ऐसे कई सारे नए स्कीम्स, ऐसे कई सारे नए पॉलिसीज वो लेकर के आए और इस कारण से उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट हमने देश पर देखा है और इसका पूरा का पूरा श्रेय पीवी नरसिम्हा राव जी को ही जाता है। और शायद इसी कारण से पीवी नरसिम्हा राव जी ने देश के विकास में ये जो देश की इतनी बड़ी सेवा उन्होंने की, देश के हित में जो उन्होंने ये इतने सारे निर्णय लिए, शायद इसी कारण से उन्हें अपनी ही पार्टी में इतना ज़्यादा विरोध झेलना पड़ा, उन्हें कितना अपमानित किया गया, ये बातें किसी से छुपी हुई नहीं है। इवन उनके मृत्यु के बाद तक उनके पार्थिव शरीर का तक अपमान किया गया था, उन्हें पार्टी ऑफिस में नहीं लाने दिया गया था उनके पार्थिव शरीर को। उनके बेटे की इच्छा थी कि उनकी कर्म भूमि दिल्ली में ही उनका अंतिम संस्कार हो, पर वो हो नहीं पाया। बहुत उनके पार्थिव शरीर का अपमान किया गया था। पर हाँ, पीवी नरसिम्हा राव जी को ही उन इकोनॉमिक रिफॉर्म्स का पूरा श्रेय जाता है। हालांकि कुछ कांग्रेस समर्थक ये कहते हैं कि भाई वो जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स 1991 में आए थे वो डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के कारण आए थे, पर इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स केवल और केवल पीवी नरसिम्हा राव जी के दूरदृष्टि के कारण ही सफल हो पाए थे, क्योंकि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी तो उसके पहले भी, उसके बाद में भी काफ़ी सत्ता में थे, उनके हाथ में काफ़ी पावर वगैरह भी थी, पर जो रिफॉर्म्स हमने पीवी नरसिम्हा राव जी के शासन में देखे वैसे रिफॉर्म्स बाद में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने किए हो ऐसा हमने नहीं देखा। और देखिए, लाल बहादुर शास्त्री जी भी इसी प्रकार के इकोनॉमिक रिफॉर्म्स पहले ही ला सकते थे, पर दुर्भाग्य से उन्हें ज़्यादा समय मिला नहीं। अब पीवी नरसिम्हा राव जी के बाद में जब अटल जी की सरकार आई तो उन्होंने फिर से निजीकरण को बढ़ावा दिया, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा दिया, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने लाने का प्रयास किया। पर अटल जी की सरकार बहुमत की सरकार नहीं थी, अस्थिर सरकार थी, इसलिए वे जितने वो रिफॉर्म्स लाना चाहते थे उतने नहीं आ पाए थे। हालांकि सन 2000-2001 में अटल जी ने भी जो एयर इंडिया था उसमें विनिवेश करने का प्रयास किया था, उसका निजीकरण करने का प्रयास किया था, पर उस समय कम्युनिस्टों का प्रभाव ज़्यादा था। इस कारण से ट्रेड यूनियंस की कई सारी हड़ताल वगैरह, प्रदर्शन वगैरह उस समय हुए और सरकार को फिर उस कारण से पीछे हटना पड़ा था। बाकी 2000-2001 में ही अटल जी ने एयर इंडिया का उस समय ही निजीकरण करने का प्रयास किया था। फिर उसके बाद 2004 में जब यूपीए की सरकार आई तो 2004 से 14 के बीच में तो ऐसा कोई भी निजीकरण का प्रयास नहीं हुआ। उल्टा इंडियन एयरलाइंस और एयर इंडिया को मर्ज कर दिया गया और इसके कारण से एयर इंडिया को और ज़्यादा घाटा से होने लगा। और फिर 2014 के बाद में मोदी सरकार ने ये जो इकोनॉमिक रिफॉर्म्स है, ये जो प्राइवेटाइजेशन है, निजीकरण है, इनको और ज़्यादा एक बूस्ट दिया है 2014 के बाद में। और इसी कारण से हम देख रहे हैं कि स्वतंत्रता के बाद में आज पहली बार देश की जो अर्थव्यवस्था है वो इतनी ज़्यादा सशक्त है और इतनी ज़्यादा तेज़ी से आज देश में आर्थिक विकास हर क्षेत्र में हम आज देख रहे हैं। और देखिए, पिछले करीब 3 वर्षों में मोदी जी ने 2 ऐसी बातें कही है, 2 लाइन है केवल, 2 वाक्य है केवल वो, पर वो 2 वाक्य कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी को धाराशायी करने में एक ब्रह्मास्त्र की तरह है। और वो 2 वाक्य बहुत 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 ज़्यादा मायने रखते हैं। एक तो मोदी जी ने अभी पिछले 3 वर्षों में ये 2 बातें उन्होंने कही है। एक बार मोदी जी ने कहा था कि गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस।
बिजनेस करना सरकार का काम नहीं है। बिजनेस में, उद्योगों में हस्तक्षेप करने का सरकार को कोई अधिकार नहीं है। सरकार का काम है कि भाई वो एक अच्छा शासन दे, लोगों को सुरक्षा दे। और इसी से मिलती जुलती एक और बात मोदी जी ने कही थी, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। बस ये जो बाबू माइंडसेट है, मैंने खुद दुकान चलाई हुई है, करीब 5-6 वर्षों तक मैंने कैफे चलाया था। तो कैफ़े के लिए जो शॉप एक्ट लेना है, FSSAI का जो लाइसेंस लेना है, वैट नंबर वगैरह जब लेना होता है, तो बहुत बहुत कठिन प्रोसेस थी। मैं उस समय तक, अभी तो सब ऑनलाइन हो गया है, बहुत आसान हो गया है, पर मैं 2012-13 की मैं बात कर रहा हूँ, जिस समय मैंने कैफ़े शुरू किया था। भाई बहुत परेशानी मुझे हुई थी, कई सारे चक्कर लगाने पड़ते थे, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम, फिर कुछ किसी को, आपने देखा भी होगा ऐसे कुछ जो बाबू कल्चर जिसको हम कहते हैं, बाबू माइंडसेट, ये लो 2000, ये लो 5000, कर दो काम। वो जो शॉप में आकर मतलब हमें ही दुकान चलाने के लिए इतनी सारी परेशानियां झेलना, ये ऐसा समय हमने देश में देखा हुआ है। पर अभी सब डिजिटलाइज हो गया है, ऑनलाइन हो गया है, ये सारा ये जो बाबू माइंडसेट है, इससे काफ़ी हमें मुक्ति मिल रही है और आगे चलकर इस सिस्टम में और भी सुधार आएगा, ऐसी पूरी अपेक्षा है। तो ये जो मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, ये जो बात है, ये बात बहुत 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 ज़्यादा मायने रखती है। और गवर्नमेंट हैज़ नो बिजनेस टू बी इन बिजनेस, बिल्कुल सही बात है। सरकार को क्या मतलब है कि वो बिजनेस करे? सरकार का काम है अच्छा शासन देना, गुड गवर्नेंस देना, ना कि बिजनेस करना। सरकार कंपनियों को अपने हाथ में ले, नेशनलाइज कर दे सारी कंपनी, क्या मतलब है इन बातों का? स्टील हो, माइनिंग हो, मशीन टूल्स हो, टेलीकम्युनिकेशन की कंपनीज हो, इंश्योरेंस, इलेक्ट्रिकल प्लांट्स, छोटी मोटी इंडस्ट्रीज। भाई सरकार एक अच्छा गुड गवर्नेंस दे ना, लोगों को एक ओपन मार्केट दे, वो अपने मेहनत से, पुरुषार्थ से वो बिजनेस करे, लोगों को एक अच्छा एक वातावरण सरकार दी, ये सरकार का काम होता है। बिजनेस क्यों करे? पर सोशलिस्ट आइडियोलॉजी, कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी इसमें बिलीव नहीं करती है। वे कर्म के सिद्धांत में बिलीव नहीं करते हैं, वे मेहनत और पुरुषार्थ में बिलीव नहीं करते हैं। उनके अनुसार कि भाई जो अमीर है, जो जीवन में सफल हुए हैं, वे उनसे बस ईर्ष्या करते हैं, जलते हैं। उनके अनुसार वो दूसरों को दबाकर, कुचल कर, उनका खून चूस कर ही वो ऊपर उठे हैं। और फिर ऐसे जो उद्योगपति है, जो ऐसे बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, उनके नाम से वो छाती कूटते रहते हैं। अदानी अंबानी ऐसे अलग अलग बिजनेसमैन के, उद्योगपतियों के नाम से वो छाती कूटते रहते हैं। और जो कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी है, जहां जहां पर भी हमने देखा है कम्युनिस्ट डिक्टेटर्स का शासन, उन्होंने वहां यही किया है कि भाई उद्योगों की संपत्ति को छीन लो, लूट लो, उस सो कॉल्ड इक्वलिटी के नाम पर उसको लोगों में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। पर यह सोशलिस्ट आइडियोलॉजी कभी भी सफल नहीं हो सकती है। जीवन में जो मेहनत करता है, पुरुषार्थ करता है, मेहनत से कमाए हुए जो पैसे होते हैं, वही व्यक्ति के साथ टिकते हैं। फ्री में मिली हुई कोई भी चीज किसी भी प्रकार से जीवन का विकास नहीं कर सकती है। और यहां पर सबसे बड़ी विचित्र बात आप देखिए दोस्तों, कम्युनिस्ट हमेशा फ्रीडम की बातें करते हैं, आजादी की बातें करते हैं, पर वो जिस सिस्टम को प्रमोट करते हैं, जिस सिस्टम का वो सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई फ्रीडम है ही नहीं। किसी को कोई फ्रीडम है ही नहीं, कोई आजादी नहीं है। सब कुछ गवर्नमेंट के कंट्रोल में, गवर्नमेंट सब चीजों को चलाए और लोगों को बस सरकारी नौकरियों की रेवड़ियां बांटे, कम चीजों में लोगों को एसेंशियल सर्विसेज देने की रेवड़ियां बांटे, लोगों को बांध कर रखे, उन्हें कोई फ्री है ही नहीं कम्युनिस्ट सिस्टम में। इसी कारण से आपने देखा होगा कम्युनिस्ट जो सिस्टम होता है वो कभी भी सफल नहीं हो सकता। जीवन का एक ही मूलभूत सिद्धांत है, वो है कर्म का सिद्धांत। तो अभी एयर इंडिया फिर से टाटा समूह के पास में, उनके नियंत्रण में गई है ये। और हमने देखा पिछले दो दिनों से कितनी ज़्यादा बधाइयाँ, शुभकामनाएं रतन टाटा जी को पूरे देश ने दी है। और ये देखकर मुझे बहुत प्रसन्नता हो रही है कि हम उस सोशलिस्ट माइंडसेट से आज बाहर निकल रहे हैं। एक और बात देखिए दोस्तों, जैसे कि मैंने आपको बताया, सोशलिस्ट सिस्टम में भ्रष्टाचार होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। इसलिए मेरे अनुसार सोशलिस्ट पॉलिसीज को ठुकराकर निजीकरण को, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा वही व्यक्ति दे सकता है जो ईमानदार हो, जिसका भ्रष्टाचार करने का कोई मन ना हो और जो देश का उज्जवल भविष्य सही मायने में चाहता हो। दोस्तों वैसे मैंने जो कुछ भी बातें इस वीडियो में आपको बताई है, देश के ज्यादातर लोग इन बातों को समझते हैं। मैंने कोई नई बातें यहाँ पर नहीं बताई है, पर कई सारे युवावस्था में, किशोरावस्था में जो एक कहते हैं ना फूहड़ था, जवानी की फूहड़ था, युवावस्था की जो उच्छृंखलता होती है, उस कारण से कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा के शिकार हो जाते हैं। और देखिए, कम्युनिज्म हो, सोशलिज्म हो, लिबरलिज्म हो, फेमिनिज्म हो, सेक्युलरिज्म हो, इन सारे टर्म्स की जो थियरी है ना, वो थियरी बहुत प्यारी प्यारी है, शहद की तरह मीठी लगती है इन सब का अर्थ। पर आज हमें थियरी छोड़कर प्रैक्टिकली सोचने की आवश्यकता है। प्रैक्टिकली आप देखिए दुनिया में क्या हो रहा है इन सब बातों की आड़ में।
सोशलिज्म बातें तो बड़ी सुंदर सुंदर करता है, इक्विलिटी की, समानता की, पर देखिए जीवन में एक ही सत्य है, वो है कर्म का सिद्धांत। आप जैसा कर्म करेंगे वैसा आपको फल मिलेगा। मेहनत और पुरुषार्थ से ही कोई भी व्यक्ति जीवन में आगे बढ़ता है। और सो कॉल्ड इक्विलिटी लाने के लिए जो जीवन में सफल हुए हैं उनको मार कर, काट कर, उनकी संपत्ति को छीन कर उसे लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करने से किसी का भी विकास नहीं होता है। जो चीज़ें हम अपनी मेहनत से कमाते हैं, पुरुषार्थ से कमाते हैं, उसी से हमारा विकास होता है। और जो मेहनत से कमाई हुई चीज़ होती है ना, वही हमारे पास टिकती है। जो जीवन में सफल हुए हैं उनसे ईर्ष्या करना, उनसे जलना, इससे किसी का भी विकास नहीं होता है, ना देश का, ना समाज का, और ना ही हमारा। जीवन में एक ही सत्य है, कर्म का सिद्धांत, मेहनत और पुरुषार्थ। उसमें अभी हमें थोड़ी सी कठिनाइयाँ सहनी पड़ती है, पर भविष्य उसी से उज्जवल होता है। तो दोस्तों, मैंने जो बातें आपको बताई है उस पर आपके क्या विचार है, प्लीज़ मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताइए। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।